पूजा सिंह और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। लखनऊ में विश्व के माननीय मुख्य न्यायाधीशों का 26वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहे। सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक न्यायिक प्रणाली, कानून के नवाचार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्याय के मानकों पर चर्चा करना बताया गया। कार्यक्रम में विभिन्न देशों के शीर्ष न्यायाधीश और न्यायिक अधिकारी भाग लेकर अनुभव साझा करेंगे। वहीं न्यायिक प्रक्रियाओं में सुधार पर भी विचार विमर्श किया गया। तो वहीं लखनऊ में 26वां न्यायाधीश सम्मेलन, जहां मुख्य न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सम्मिलित हुए। इस दौरान आपको बताते चले, लखनऊ में 26वां न्यायाधीश सम्मेलन, लखनऊ में विश्व के माननीय मुख्य न्यायाधीशों का ये 26वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। Of Chief Justices of the world कि आज के इस उद्घाटन समारोह में उपस्थित फॉर्मर प्रेसिडेंट क्रोएशिया ऑनरेबल स्टेट पॉन मैसिस, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लेसोथो ऑनरेबल डॉक्टर पाकिलिथा पी मैसेलिनी, आज के इस समारोह में उपस्थित दुनिया भर से आए यहां पर उपस्थित मुख्य न्यायाधीशगण, उप मुख्य न्यायाधीशगण और प्रेजेंट एंड फॉर्मर राष्ट्र प्रमुखगण, सीएमएस के संस्थापक निदेशक डॉक्टर भारती गांधी जी, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के अध्यक्ष डॉक्टर रॉजर किंगडन, सीएमएस के प्रबंधक प्रोफेसर गीता गांधी किंगडन और यहां पर उपस्थित सभी माननीय अतिथिगण, मैं सबसे पहले इस प्रतिष्ठित सम्मेलन में उपस्थित आप सभी अतिथियों का देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी में आगमन पर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से हृदय से मैं स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। वसुधैव कुटुंबकम यानी होल वर्ल्ड इज वन फैमिली हैज बीन बेसिक फिलॉसफी ऑफ इंडिया फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। यानी भारत हजारों वर्षों से पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में मानता रहा है। यह भारत की न केवल एक भावना रही है, बल्कि दुनिया का कोई मत, मजहब या संप्रदाय नहीं जिसे उसके संकट के समय में भारत ने शरण न दी हो, भारत ने उसे आगे बढ़ने और उसके संरक्षण में अपना योगदान न दिया हो।
आज के इस अवसर पर जब हम दुनिया भर से जुड़े हुए न्यायविदों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में यहां पर उपस्थित हुए हैं, इस अवसर पर सीएमएस लखनऊ के संस्थापक डॉक्टर जगदीश गांधी जी की स्मृतियों को नमन करता हूं, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने ग्लोबल यूनिटी, पीस एंड जस्टिस के लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिसेस का पिछले एक लंबे समय से इस कार्यक्रम का शुभारंभ यहां पर किया और एक दूसरे को समझने और उसके माध्यम से एक नया संदेश देने का प्रयास किया था। हमें इस बारे में नहीं बात कर, इस बारे में यह बात कभी विस्मृत नहीं करनी चाहिए कि दुनिया की वास्तव में समस्या क्या है, और कहीं न कहीं हम जब इसकी तह में जाते हैं तो हमें लगता है कि डायलॉग एक दूसरे के बीच में नहीं है, या किन्हीं कारणों से स्वयं के वर्चस्व को स्थापित करने के लिए डायलॉग को बाधित किया गया। यह कॉन्फ्रेंस अपने आप में डायलॉग का एक माध्यम है, दुनिया के न्यायविदों के माध्यम से दुनिया की मानवता के लिए, उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अपना स्वयं का वर्चस्व स्थापित करने के लिए दुनिया में अशांति और अराजकता का सा वातावरण पैदा करने का प्रयास किया है। आज जब हम सीएमएस के इस प्रतिष्ठित प्रांगण में इस मुद्दे पर विचार करने के लिए एकत्र हुए हैं, हमें यूएन की उस घोषणा को भी स्मरण करना होगा जो उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में दुनिया के राष्ट्रों से आह्वान किया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य, दुनिया के अंदर कृषि और जल संसाधन के मुद्दे को लेकर, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ पर्यावरण और वन संपदा की रक्षा करने के जिन 16 गोल्स को लेकर के यूएन ने दुनिया के देशों के सामने एक लक्ष्य रखा था, याद करना उसमें शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। दुनिया के अंदर जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो उन 2.5 अरब बच्चों के लिए, यानी 250 करोड़ से अधिक बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ वे अपने बस्ते के बोझ से स्वयं ही डिप्रेस न हो, इसके बारे में भी हमें विचार करना चाहिए। क्योंकि महत्वपूर्ण भाव ये कि शिक्षा किसी भी व्यवस्था का, व्यक्ति हो, समाज हो या राष्ट्र हो, डायलॉग की स्थापना मैन टू मैन, सोसाइटी टू सोसाइटी, कंट्री टू कंट्री, यह स्थापित तभी हो सकती है जब हम उसके बेसिक भाव पर विचार करें। ये बेसिक भाव
एजुकेशन के माध्यम से हम प्रत्येक बच्चे के मन में, प्रत्येक छात्र छात्रा के मन में पैदा कर सकते हैं। लेकिन आज भी यह एक चुनौती बनी हुई है। दुनिया में जहां अशांति है, जहां पे अराजकता है, जहां वर्चस्व को लेकर के एक दूसरे की संप्रभुता को हड़पने की होड़ हो, वहां पर एजुकेशन, वहां पर हेल्थ, वहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात अपने आप में एक बेमानी सी दिखती है। और उन स्थितियों में हम सबको इस बारे में विचार करना चाहिए कि कैसे इन समस्याओं के समाधान के लिए हर एक स्तर पर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। हम भी उसमें सहभागी बन सकते हैं। अगर एक संस्था अपने स्तर पर पिछले 25 वर्षों से इस प्रयास को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है, तो क्यों नहीं अन्य स्तर पर यह प्रयास आगे बढ़ सकता। और मुझे लगता है कि यह एक चुनौती दुनिया के सामने जहां बन चुकी है, हम इस बात को अक्सर इस बात को देखते हैं कि एक और हमारे सामने दुनिया के अंदर की प्रतिस्पर्धा एक चुनौती के रूप में है। वहीं हमारे सामने जलवायु परिवर्तन और उससे उत्पन्न होने वाले संकट भी एक नई चुनौती के रूप में है। याद करना, हमारे सामने इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जीवन को सहज और सरल करने में जहां उपयोगी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, वहीं इसके द्वारा उत्पन्न वे अभूतपूर्व कानूनी चुनौतियां भी हम सबके सामने खड़ी हुई हैं, जिनके माध्यम से साइबर क्राइम, डेटा चोरी के और अन्य तमाम प्रकार की एक नई समस्या दुनिया के सामने खड़ी हुई है। ऐसे अस्थिर समय में न्याय, नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय कानून विश्व शांति और मानव सभ्यता के लिए एक बड़ी लकीर खींचने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकती हैं। हम सबको यूएन के द्वारा 80 वर्ष पहले जिन बातों को उन्होंने घोषणा की थी, उस पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए। जो उन्होंने उस समय की दुनिया के बारे में कहा था कि दुनिया को अब एक अधिक न्यायपूर्ण, समावेशी और जवाबदेह वैश्विक प्रणाली की आवश्यकता है। और 80 वर्ष पूर्व किए गई इस घोषणा की सार्थकता आज भी उसी रूप में बनी हुई है। आज हमारी आवश्यकता है कि हम केवल उन पुरानी बातों तक सीमित न रहें, बल्कि आज की उन ज्वलंत समस्याओं के बारे में भी हमें विचार करते हुए जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा, स्वास्थ्य के संकट, वैश्विक आतंकवाद जैसे मुद्दों पर भी मुखर होकर के यूएन जैसे प्लेटफॉर्म का बेहतर उपयोग करना चाहिए। एक ऐसे व्यवहारिक और उद्देश्यप्रद गठबंधन को जो और भी प्रभावी हो सके, इसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके बारे में हमें भारत की
उस प्राचीन व्यवस्था पर विचार जरूर करना चाहिए जहां पर हमने इस पूरी व्यवस्था को 5 अवयव पर आधारित मान करके पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन सब की उपासना को इसका आधार मान करके भारत की परंपरा ने सदैव इसे अपने जीवन का हिस्सा मान करके इनकी पवित्रता को, इनकी सुरक्षा को और इनके संरक्षण को सदैव प्राथमिकता दी। और दुनिया के लिए वर्तमान में जलवायु परिवर्तन की चुनौती हो या फिर इसके माध्यम से उत्पन्न उन वैश्विक संकट के समाधान का रास्ता भारत की उस सोच के माध्यम से समाधान का एक रास्ता निकाल सकती है। हमने इस युग की सबसे बड़ी महामारी कोविड महामारी को दुनिया ने झेला है। याद रखना, एक पुरानी कहावत है कि अगर कोई व्यक्ति कहीं पे आग लगी हो और उससे अपने को निश्चिंत पाता है, तो अगर आज दूसरे के घर में आग लगी है और आप उससे स्वयं उत्साहपूर्ण तरीके से और उमंगपूर्ण तरीके से निश्चिंत होकर के सो रहे हैं, तो मान करके चलिए कि कल वह आपको भी अपने आगोश में ले सकती है। दुनिया आज जिस चुनौती से जूझ रही है, चाहे वह जलवायु परिवर्तन का हो, साइबर सिक्योरिटी का हो या फिर आतंकवाद का हो, अगर कोई भी देश या कोई भी समाज इन सभी मुद्दों से आंखें बंद करके दुनिया की मानवता के सामने संकट खड़ा कर रहा है, तो मान करके चले कि यह संकट उसको भी एक दिन अवश्य निगलने का कार्य करेगा जो आज दूसरों के लिए संकट खड़ा कर रहा है। कोविड जैसी महामारी ने इसके सामने हमारे सामने उन बातों का उल्लेख किया है कि आज की कोई भी समस्या केवल एक देश की समस्या नहीं, ये दुनिया की समस्या होती है और दुनिया को ही मिलकर के इसके समाधान का मार्ग भी निकालना पड़ेगा। दुनिया को इसका समाधान का मार्ग निकले, दुनिया भर के न्यायविद जब इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यहां पर एकत्र हुए हैं, तो न्याय मानवता की समस्या का समाधान का रास्ता कैसे निकाल सकता है, यह इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक संदेश दुनिया भर में देने की आवश्यकता है। न्याय न केवल समता का बल्कि प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा का, उनके स्वावलंबन का और उनके उन्नत भविष्य का आधार बनना चाहिए। इस विश्वास के साथ मैं इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की सफलता के लिए आप सभी के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। दुनिया भर से आए हुए जितने भी हमारे पूर्व राष्ट्राध्यक्षगण हैं, न्यायविद हैं और अन्य हमारे सम्मानित अतिथिगण हैं, मैं उन सब का एक बार फिर से इस कॉन्फ्रेंस में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि यह सम्मेलन जो भी यहां पे आप लोग प्रस्ताव पारित करें, उसे यूएन तक पहुंचाने और यूएन के माध्यम से दुनिया भर में हम ऐसी कौन सी पद्धति अपनाएं जो शांति का, करुणा का, मैत्री का और यानी अगर कहें तो भारतीय संस्कृति के अनुरूप वसुधैव कुटुंबकम के इस भाव को फिर से पूरी दुनिया में मूर्त रूप से प्रस्तुत करने में सफल हो, इस विश्वास के साथ इस पूरी कॉन्फ्रेंस के प्रति मैं अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं।
धन्यवाद। जय हिंद। तो वहीं लखनऊ से खबर सामने आ रही, जहां 10 दिवसीय खादी महोत्सव का शुभारंभ 30 नवंबर तक चलेगा। खादी महोत्सव जहां केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में चलेगी प्रदर्शनी। प्रदेश के 160 से अधिक उद्यमी शिल्प होंगे शामिल। हस्तकरघा और स्वदेशी उत्पादों के साथ होंगे शामिल। उद्यमियों को आधुनिक उपकरण वितरित होंगे, जहां डोना मेकिंग मशीन, पॉपकॉर्न मशीन का वितरण किया जाएगा। हनी बॉक्स और आधुनिक उपकरणों का भी वितरण होगा। उत्कृष्ट उद्यमों इलाकों में आपको बताते चले इकाइयों में सम्मानित किए जाएंगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगी खादी महोत्सव। तो वहीं आपको बताते चले खबर सामने आ रही है, जहां स्वदेशी उत्पादों को अपनाने के लिए ये पहल लखनऊ में 10 दिवसीय खादी महोत्सव का शुभारंभ हो गया, जो 30 नवंबर तक चलेगा। ये महोत्सव केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किया जा रहा है, जहां प्रदेश के 160 से अधिक उद्यमी शिल्पकार अपने उत्पादन प्रदर्शित कर रहे हैं। इस प्रदर्शनी में हस्तकरघा, स्वदेशी उत्पाद और ग्रामीण उद्योगों से जुड़े कई नवाचार शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान उद्यमियों को आधुनिक उपकरण भी वितरित किए जाएंगे, जिनमें डोना मेकिंग मशीन, पॉपकॉर्न मशीन, हनी बॉक्स और अन्य आधुनिक मशीनें प्रमुख है। वहीं आपको बताते चले, जहां लखनऊ में 10 दिवसीय खादी महोत्सव का शुभारंभ हो गया है, जो 30 नवंबर तक चलेगा। यह महोत्सव केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किया जाएगा। तो वहीं बरेली जिले में एसआईआर में लापरवाही बरतने पर डीएम बरेली ने सख्त कदम उठाए हैं। डीएम ने 15 बीएलओ को नोटिस जारी किया है। वहीं बीएलओ विवेक सौरभ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान में पूरी जिम्मेदारी और मजबूती के साथ काम किया जाए, ताकि जिले में चुनावी एवं जनसंख्या संबंधी कार्य प्रभावी और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो। तो वहीं झांसी में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। इसी अभियान के तहत बड़ा गांव थाना क्षेत्र में गढ़मऊ के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। चेकिंग के दौरान बड़ा गांव पुलिस और स्क्वाड टीम ने संदिग्ध इको कार को रोकने की कोशिश की, जिस पर कार सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्यवाही में 2 बदमाशों को गोली लगी, जबकि एक को पुलिस ने धर दबोचा। वहीं घायल दोनों बदमाशों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। थाना बड़ागांव पुलिस और एसओजी टीम आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशन में अपराधियों की धरपकड़ और अपराध पर प्रभावी नियंत्रण हेतु तत्पर थे। उसी दौरान एक मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि थाना बड़ागांव क्षेत्र में गढ़मऊ की तरफ एक संदिग्ध इको गाड़ी में कुछ संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए हैं। सूचना पर तत्काल एसओजी टीम तथा बड़ागांव थाना पुलिस तत्काल घेराबंदी शुरू की गई। इनके द्वारा विगत दिनों शंकरगढ़ और बड़ागांव क्षेत्र में हुई चोरी की घटना को करना कबूल किया गया तथा इनके कब्जे से इनकी गाड़ी में जब चेकिंग की गई तो 2 तमंचे और लोहे का कटर और हथौड़ी, पेचकस, इस तरह का चोरी का कुछ सामान बरामद हुआ है। तो वही खबर झांसी से है, जहां सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह एक बार फिर कानूनी मुश्किलों में घिर गए। पुलिस ने पूर्व विधायक और उनके सहयोगी अनिल यादव के खिलाफ रंगदारी, लूट सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोप है कि पूर्व विधायक ने एक व्यक्ति से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सबूत जुटाने पर आगे की कार्यवाही की बात कह रही है। वहीं इस घटनाक्रम के बाद इलाके में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।